हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन किया हुआ है। हैंड रिटन नोट्स है ये हमारा, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर एक देख पा रहे हैं। इसमें सब कुछ क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये आपका PDF फॉर्मेट है जो कि मैंने डॉक स्कैनर में स्कैन करके रखा हुआ है, PDF फॉर्मेट में बना करके। इकोनॉमिक्स स्पेशल 300 क्वेश्चंस करके एक सीरीज़ है और इसका हम पार्ट बाय पार्ट आपके सामने रखेंगे ताकि आप बेहतरीन क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 28 पेजेस का ये स्पेशल PDF है, जिसमें बहुत ही जो चुनिंदा क्वेश्चन है जो पेपर में डेफिनेटली पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हों। तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट करके रखे और इसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इस 28 पेजेस को अगर आप डेली बेसिस पर यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसमें से मैं 3 से 4 पेजेस डेली डिस्कस करूँगा। करीब अगर रेगुलर क्लास चली तो एक वीक में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप सीरियस होकर के सीरीज़ को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि हमें इस रिस्पॉन्स से पता चले कि हाँ, आप इस सीरीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ ताकि हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो हमारा सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन इकोनॉमी का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पूर्व में से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं, यानी CSO के नाम से पहले इसको जाना जाता था। इसका जो गठन किया गया था वो मैंने लिख रखा है कि 2 मई 1951 को इसका गठन हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे कि एक संस्था थी NSSO, ठीक है, जिसका गठन किया गया था स्टार्टिंग में 1950 में, राइट। और CSO का गठन 1951 में किया गया था। इन दोनों संस्था को मर्ज किया गया, यानी NSSO प्लस CSO, इन दोनों को मर्ज करके एक नया संस्था बनाया गया, जिसे हम लोग आज NSO के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। जिसका गठन कब किया गया, यानी दोनों को मर्ज कब किया गया था, तो ये डेट आपको याद रखना है, 23 मई 2019 को ये मर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया था RK शनमुखन सेठी के द्वारा। तो याद ये रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया था, तो 1964 में अलग किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से। जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों अलग अलग डेट पर पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो व्यय विधि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, व्यय विधि का। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक जो आय थी 249.60 था, 249.60 था, ये याद रखिएगा। GST कर व्यवस्था के लिए उच्चतम जो प्रतिशत स्लैब है वो 28% था। मतलब अब तो ये चेंज हो चुका है, मतलब ये थोड़ा याद रखना, 28% और ये जो 18% है इसे हटा दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 स्लैब ही बचे हैं, 0%, 5% और 12%। ये 3 स्लैब बचे हैं। ये जब स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब हम जानते हैं GST आया था 1 जुलाई 2017 को, तब ये 5 स्लैब हमारे पास थे। सबसे ज़्यादातर 28% का था और सबसे न्यूनतम 0% का। लेकिन अब फिलहाल हमारे पास 3 स्लैब हैं, 0%, 5% और 12% का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ याद रखना। भारत में कृषि कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। जो कृषि होता है वो एक प्रकार से राज्य के द्वारा, यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेवा कर क्या है, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर GST के बारे में हमने बात किया, GST भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। GST भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। एकदम विवेक प्रश्न, कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि समष्ट अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन यानी कंजप्शन जो फंक्शन होता है किसके बीच संबंध का वर्णन करता है, तो ये कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। और देखिए ये RRB ग्रुप D में 2022 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ भी क्वेश्चन डाला जा रहा है। मतलब किस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो।
औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत योग को क्या कहा जाता है? तो इसे औसत लागत कहा जाता है, औसत लागत कहते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ये 4 कारक होते हैं, ये याद रखिएगा। जब हम एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड आता है कि हिंदू वृद्धि दर जो है नामक शब्द को किसने गढ़ा था? राज्य कृष्ण जो थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदू वृद्धि दर को गढ़ा था। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो तृतीय क्षेत्र का होता है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वाधिक जो योगदान जीडीपी में मतलब देता है वो थर्ड सेक्टर ही देता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था सबसे पहला प्रयास। एनडीपी यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष जो होता है वो क्या होता है? जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तब उसे कहा जाता है बजट अधिशेष। तो ये वर्ड याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, बजट सरप्लस का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये मध्य प्रदेश था। यानी वित्तीय वर्ष को बदल दिया, जनवरी से दिसंबर तक करने वाला जो है वो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था, ये याद रखिएगा। केंद्रीय बजट, केंद्रीय जो रेलवे बजट था उसको सामान्य बजट के साथ विलय किया गया 17-18 में विलय किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। मतलब विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप अर्थव्यवस्था के साथ यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और बस विकास पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब मिलाकर के चलना, तो उसे कहा जाता है सतत विकास। गिनी गुणांक क्या होता है? ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, गिनी गुणांक याद रखेगा। गिनी गुणांक जो है वो आय की समानता असमानता को मापने का उपयोग किया जाता है गिनी गुणांक का। भारत सरकार के न्यूनतम आय का स्रोत क्या है? जो न्यूनतम आय का स्रोत सीमा शुल्क है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे पहले यह तर्क किसने दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? डेविड जो रिकार्डो हैं, इन्होंने सबसे पहले ये तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में जो लोग होते हैं वो अधिक बचत करते हैं। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। टपकन सिद्धांत जो है वो यानी कि आपमात्रीय सिद्धांत किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? आय वितरण। ठीक है, आय वितरण भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किनके मार्गदर्शन में? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक सर्वेक्षण को हमेशा तैयार किया जाता है। जब भी बजट पेश होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा जाता है कि किनके मार्गदर्शन में ये बजट जो कि तैयार किया गया। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित था? जॉन जो मेनार्ड किन्स है, जेएम किन्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। जब भी हम बजट पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड हमें देखने को मिलता है राजकोषीय घाटा। तो ये राजकोषीय घाटा होता यही है कि सरकार का कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के जो अंतर होता है उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कब किया गया था? तो 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखेंगे। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो VKRV राव जो थे उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से 1940 के दशक में इन्होंने सबसे पहले जो कि वैज्ञानिक तरीके से, कई बार ये प्रश्न हमेशा आता है और लोग गलती कर देते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का अर्थशास्त्री कौन थे, तो वहाँ पे दादा भाई नौरोजी होगा। लेकिन जब वैज्ञानिक तरीके से बात वहाँ पे आ जाती है तो फिर ये ध्यान रखेगा कि VRKV राव थे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा एग्ज़ाम में गलती कर देने के लिए मतलब करने के लिए दिया जाता है और कई लोग इसका शिकार भी बनते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? तो विकासशील है। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित नहीं है, अभी विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील
श्रेणी में दर्शाती है। मुख्य जैसे व्यवसाय के रूप में कृषि, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी निम्न गुणवत्ता, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये दर्शाता है कि भारत एक विकासशील देश के रूप में कार्य करता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है और इसका तात्पर्य क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यहाँ पे होता है। ये प्रश्न आपने डेफिनेटली कई बार देखा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है क्या, तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि तथा सेवाएं क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक क्षेत्र में आता है, यानी जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवाएं जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और हम जानते हैं कि सेवा तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, राइट। गिग इकोनॉमी क्या होता है ये याद रखें। एक ऐसा मॉडल है जिसमें अस्थायी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुबंध आधारित अस्थायी नौकरियां भी शामिल होती हैं, जिसमें कर्मचारी की आय उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में विकास को दर्शाने हेतु प्रस्तावित मानकों का सही क्रम क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे PQLI जो मैंने लिखा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को दर्शाता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी जैसे कि अगर किसी अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाने का जो मानक है वो प्रति व्यक्ति आय होगा। एक तो प्रति व्यक्ति आय हो गया, दूसरा जो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता जिसे हम लोग PQLI कहते हैं, और एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तीन चीज़ दर्शाता है। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता PQLI विधि को विकसित किसने किया था, तो मॉरिस डी मैरिस ने विकसित किया था। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI की शुरुआत की गई थी 1990 में UNDP के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो थे, इन दोनों के सहयोग से HDI विकसित किया गया था। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो होता है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक जो आय होता है उसे हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसे कहेंगे, यानी ब्रैटलैंड रिपोर्ट में ये प्रस्तुत की गई थी। धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किस रिपोर्ट में, तो ब्रैटलैंड रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संतापकारी जो समृद्धि की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो जगदीप भगवती ने विकसित किया था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया था, तो सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, तो इसे भी याद रखिए। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। राज्य सूची, समवर्ती सूची और तीनों सूचियों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी विषयों को बताया कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप एक बार सर्च करके देख लेना। भारत में नियोजित विकास मॉडल को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। भारत में नियोजन के जनक किसे माना जाता है, M विश्वेश्वरैया, और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता रहता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, M विश्वेश्वरैया जी, ठीक है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में 3 पेजेस लिया था। अगर आप लोगों का इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा है और आप लोग कमेंट करते हैं कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करो, तो मैं रेगुलर 1 सप्ताह तक इस 28 पेजेस की जो PDF मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उस पर काम करूंगा और फटाफट आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस सीरीज़ को कितना पसंद करते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। और रही बात PDF की, तो मैं PDF जो अपने नोट्स मैंने दिखाया था, ये नोट्स इसका PDF अपने एप्लीकेशन पर अपडेट कर दूंगा। तो जो लोग एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े अगर जुड़ना चाहते हो तो जा करके जुड़ सकते हो। बहुत ही कम कीमत के साथ सारी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाती है। खास करके अगर आप बिहार SI वाला बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको होमवर्क सीरीज़ में भी ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे डेली बेसिस पर आपको होमवर्क दिया जाता है, टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम पर। तो अगर आप वहाँ पर जुड़ना चाहें तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।